वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम साइंस में चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। इसे हिंदी में खाद्य सामग्री में सुधार कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की आवश्यकता होती है और ये फूड हमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स सप्लाई करता है। और ये 5 न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में और हेल्थ में हेल्प करते हैं। और जो हमारा शारीरिक विकास है और शारीरिक वृद्धि है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, तीनों ही जो है इन 5 न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है। अब पेड़ पौधों और जीवों दोनों के लिए फूड जो है एक मेजर सोर्स होता है। और जिस तरह से हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही फूड जो है एक मुख्य स्रोत के रूप में आवश्यक होता है। अब हम जानते हैं कि फूड हमें कहाँ से मिलता है। तो फूड की जो मात्रा है ये हमें एग्रीकल्चर से और डिफरेंट टाइप्स के जो फूड है हमें खेती के माध्यम से, कृषि के माध्यम से और एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू मिलती है। और हमने न्यूज़पेपर में सुना है कि हमें जो है हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और एनिमल हस्बेंड्री में भी सुधार लाना चाहिए। प्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़नी चाहिए। और ये नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री एक पॉपुलस कंट्री है, ठीक है। यहाँ का जो जनसंख्या है वो अरबों में, ठीक है। तो 1 बिलियन पीपल जो है हमारे देश की इतनी आबादी है। और अभी हमारी कंट्री जो है डेवलप्ड नहीं है, ये अभी ग्रो कर रहा है। आवर कंट्री इज स्टिल ग्रोइंग। अब हर दिन जो है हमें फूड की आवश्यकता होती है और जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी तेजी से जो खाद्य सामग्री है वो खत्म होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जो जनसंख्या है उसकी आपूर्ति हो सकेगी। और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और इसके लिए हमें हर वर्ष क्या करना चाहिए, मतलब हमारी कंट्री को प्रति वर्ष जो है 1 अरब टन का चौथाई हिस्सा अनाज जो है ये प्रोड्यूस करना होगा। इसे सेव कर रखना होगा ताकि आगे की जो स्थिति है या आगे आने वाले समय में ये काम आए। और ये चीज सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहकर नहीं हो सकती है। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें लाइव स्टॉक यानी जो पशुपालन है उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो पशुपालन जो है इसमें मिल्क प्रोडक्शन किया जाता है एग्स के लिए, और मीट के लिए जो है जानवरों को पाला जाता है। क्योंकि फूड डिमांड जो है पर डे बढ़ती जा रही है, ये हर दिन जो है प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी फूड की डिमांड जो है ये भी बढ़ेगी। और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। नॉर्मन बोरलॉग को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहते हैं। और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है गेहूं की पैदावार को बढ़ाया गया था। इसके थ्रू जो गेहूं की पैदावार को बढ़ाने पर जोर दिया गया था, बल दिया गया था। और फिर हमने व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में भी सुना है। व्हाइट रिवोल्यूशन क्या होती है? इसमें जो जितनी मात्रा में मिल्क अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी को और बढ़ाया जाए, मिल्क की पैदावार को और बढ़ाया जाए। तो ये मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसलिए इसे व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं। और ग्रीन रिवोल्यूशन जो है ये सीरियल्स, अनाज से रिलेटेड है। अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए आया था ये, इसे हिंदी में हरित क्रांति कहते हैं। और व्हाइट रेवोल्यूशन को हिंदी में श्वेत क्रांति कहते हैं। और ये क्रांतियां इसलिए आई, और ये इन क्रांतियों के आने से हमें ये पता चला है कि जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो कितनी तेजी से यूज किए जा रहे हैं, कितनी गहराई में ये जो है इनका उपयोग किया जा रहा है। और अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेस की, तो
इन्हें अगर हम बैलेंस रख सकेंगे तो ही हमारा इन्वायरमेंट बैलेंस रहेगा, अदरवाइज जो इन्वायरमेंट का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारा जो नेचर है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पर्यावरण को बिना किसी नुकसान पहुंचाए जो है फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इसके लिए हमें नीड होगी सस्टेनेबल प्रैक्टिस की, और इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो है ये एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में होगी। ठीक है, अब ग्रेन प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे तो इसके साथ साथ हमें जो है वेयर हाउस में अनाज को स्टोर करके भी रखना होगा, और इससे जो भी प्रोडक्शन होता है प्रतिवर्ष, जो भी फसलों का उत्पादन होता है, जो भी अनाज की पैदावार होती है, उसे वेयर हाउस में कलेक्ट करके रखना, स्टोर करके रखने से जो माल न्यूट्रिशन और हंगर वाली यानी भूखमरी की और कुपोषण की जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए जो गरीब लोग हैं उन्हें जो है पैसा कमाना होगा, तो फूड परचेज करने के लिए भी जो है हमें मनी कमाना पड़ती है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इसका जो 1/3 इसकी जनसंख्या जो है एक टाइम का भोजन नहीं करती है, और उनके लिए एक टाइम का भोजन जुटाना ही बहुत बड़ा संघर्ष होता है। तो और ऐसे व्यक्ति जिनको प्रॉपर डाइट नहीं मिलती, वो माल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन, एनर्जी और डेफिशिएंसी डिजीज का शिकार हो जाते हैं और वो कुपोषित हो जाते हैं, और भुखमरी से कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। शरीर का जो मानसिक और शारीरिक विकास जो है इसमें अवरोध उत्पन्न होता है, रुकावट पैदा करती है ये हंगर और माल न्यूट्रिशन। अब लोगों को जो है एग्रीकल्चर में यानी एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर रोजगार या थोड़ी इनकम मिल जाए तो इससे क्या होगा, इस समस्या से कुछ समय के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये लोग जो हैं अगर खेती वगैरह में काम करें तो इनसे इनकी इनकम हो सकती है, और ये अपने जो फूड सोर्स है उनको कलेक्ट कर सकते हैं। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, ये सब फसलों को या उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को इन्हांस करने के लिए प्रयोग में लाई जानी चाहिए, और लिवलीहुड हमारी आजीविका है यानी जो हमारे जीवन जीने की जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो सकें। और इसमें अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो ये 3 पार्ट में बटी होती है। मिक्स्ड फार्मिंग होती है, इसमें इंटर क्रॉपिंग होती है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, 1 या 2 फसलों को कंबाइन करके एक साथ लगाया जाता है एक ही फील्ड में। इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि प्रतिवर्ष जो है तरह तरह की फसलें लगाई जाती है, यानी एक फसल की हार्वेस्टिंग के बाद दूसरी फसल उस पर लगा दी जाती है, फिर दूसरे के बाद तीसरी, ये पैटर्न फॉलो किया जाता है इंटर क्रॉपिंग में। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो है इसमें कई एडवांस विधियां हैं खेती की, और इसमें एग्जाम्पल दिया गया है जैसे कंबाइन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, खेती के साथ साथ पशुओं का भी पालन किया जाए। आपने कंपोजिट कल्चर के बारे में सुना है, और कंपोजिट कल्चर के बाद हमने पैडी कम फिश कल्चर सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है कि धान की खेती के साथ साथ जो है मछली पालन भी किया जाता है। तो हम जानते हैं धान की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ये धान जो है ये पानी में डूबे हुए रहते हैं, तो इनको जो है इनमें धान की फसलों के साथ साथ जो मछलियाँ इनमें छोड़ दी जाती हैं, तो फसल के साथ साथ जो है मछली पालन भी किया जाता है। तो एक साथ जो है 2 चीज़ें की जा रही हैं, और इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग की जा सकती है, और तालाब में जो है एक्वाकल्चर को बढ़ाया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो जू प्लैंक्टॉन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये भी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकेंगे। मधुमक्खी पालन पर जोर दिया जाए, इससे क्या होगा, शहद जो है इसकी कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो है एनिमल हस्बेंड्री या लाइफ स्टॉक जो है उनसे जो भी हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनके अमाउंट में वृद्धि होगी। अब नाउ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स, अब फसलों की पैदावार को बढ़ाकर
या उसको बढ़ाना। हम जानते हैं जैसे कि गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है और सोरगम है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का यूज जो है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। पल्सेस जैसे कि ग्राम है, चना है, पी मटर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजन पी अरहर, लेंटिल मसूर, ये क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। और ऑयल सीड्स जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर और मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फैट्स प्रोवाइड करते हैं। और ठीक है, और वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ये विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी इनमें पाया जाता है। और फूड क्रॉप्स के साथ साथ फॉडर क्रॉप्स जैसे कि बरसीम, ओट्स और सुदान ग्रास जो है, उनकी पैदावार को भी बढ़ाया जाना चाहिए। अब अलग अलग क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है, और अलग अलग क्रॉप्स के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर और फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, और जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके और उनका जो लाइफ साइकिल है, उनका जो पेड़ पौधों का जो जीवन चक्र है फसलों का, वो पूरा हो सके। अब ये फोटो पीरियड्स क्या होता है, तो फोटो पीरियड जो स्टूडेंट्स, ये सनलाइट की ड्यूरेशन से संबंधित हैं। प्लांट्स की ग्रोथ और जो फ्लावरिंग होती है इनकी, ये सनलाइट पर डिपेंड करती है। हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, और ये इनके लिए एक फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, और इसी के थ्रू ही अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो कि रेनी सीजन में ग्रो करती हैं, जिन्हें हम, और रेनी सीजन में ग्रो करने वाली क्रॉप्स को खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और ये जो खरीफ सीजन होता है ये जून मंथ से लेकर अक्टूबर मंथ तक होता है। और कुछ क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रोन की जाती हैं, और जिन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं। और ये जो रबी सीजन होता है ये नवंबर से लेकर अप्रैल तक का होता है। इसमें पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मैज, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड ये सब खरीफ क्रॉप्स होती हैं। और व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लिनसीड, ये रबी क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों और लिनसीड जो होती हैं ये रबी क्रॉप्स हैं, और ये नवंबर से अप्रैल मंथ के बीच में, नवंबर मंथ में इनकी जो है बुआई की जाती है, अप्रैल में इनकी जो हार्वेस्टिंग की जाती है। खरीफ सीजन वाली क्रॉप्स ये हैं पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मैज और कॉटन और ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम्स। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। तो इनका कल्टीवेशन होता है जून में, और हार्वेस्टिंग अक्टूबर में की जाती है ना स्टूडेंट्स। हम अब हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो 4 टाइम्स जो हमारा फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो 4 टाइम फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा है सन 1952 से लेकर 2010 के बीच में। सिर्फ अगर 1952 और 2010 की बात करें, सिर्फ 25% ही कल्टीवेशन हुआ था, जो लैंड एरिया दिया गया है। और ये जो प्रोडक्शन है इसे कैसे अचीव किया जा सकता है, और इसके लिए फार्मिंग की 3 विधियां प्रयोग में लाई जा सकती हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर दी गई है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप अच्छी वेराइटी, अच्छी किस्म की फसलों का चयन करना, फिर क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना, और अच्छी चॉइस के जो सीड्स हैं उनका सिलेक्शन करना। उसके बाद जो है उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो उत्पादन है उनमें सुधार करना। और तीसरा जो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी जो फसल हमने लगाई है उसको इंसेक्ट से, बर्ड से और जो पैथोजेंस होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करना। 3 चीज़ों के बेस पर जो है हम हाई यील्डिंग या हाई यील्डिंग वेराइटी की क्रॉप्स को लार्ज स्केल पर उगा सकते हैं। अब क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट्स, अब इसमें जो है क्रॉप वेराइटी को कैसे इसका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, और इसका जो अप्रोच है क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट का, ये एक अप्रोच है। और इससे क्या होगा कि एक ऐसी वेराइटी की फसलों को ढूंढा जाए जिसकी यील्डिंग जो है, पैदावार ज़्यादा हो। और ये वेराइटीज़ जो है
क्रॉप्स की इसमें कई और कैरेक्टर्स भी हों, जैसे कि डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज फ्री हो, और ये जो है रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स हो, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हों, इनकी हाई यील्डिंग वैरायटी हो। तो अच्छी क्रॉप वैरायटी का इम्प्रूवमेंट जो है इस बेस पर हो सकता है कि जो फसल है उसे हम बीमारी से बचाएं, ये डिजीज रेजिस्टेंस हो, और फर्टिलाइजर्स जो है इसमें अच्छे फर्टिलाइजर का चयन किया जाए, और अच्छी खाद बीज वगैरह का प्रयोग किया जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो बीज हम चयन करते हैं अच्छी क्वालिटी के हों। और इंटर कॉपरेटिंग अगर हम बात करें तो एक तरीका ये इंटर कॉपरेटिंग है। और आप देखते हैं फसल आजकल तो हाइब्रिडाइज्ड जो पेड़ पौधे और बीज आने लग गए हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक इसका एक मेथड है जिसमें कि जेनेटिकली यानी जो जन्म से अलग अलग पौधे होते हैं उनमें क्रॉस करवाया जाता है, और क्रॉसिंग के थ्रू नई वैरायटी के प्लांट को उगाया जाता है। और ये जो क्रॉसिंग है ये इंटर वेराइटल होती है। इंटर वेराइटल मतलब दो डिफरेंट वेराइटीज के बीच में होती है। इंटर स्पेसिफिक दो पार्ट में बांटा गया है क्लास इसको, हाइब्रिडाइजेशन को, इंटर वेराइटल और इंटर स्पेसिफिक। इंटर वेराइटल जो है ये दो वेराइटीज के बीच में होती है, और इंटर स्पेसिफिक दो प्रजातियों के बीच में होती है जिनका वंश एक हो। इंटर जेनेरिक जो है एक और इसकी वेराइटी जो तीसरा टाइप होता है इसका वो है इंटर जेनेरिक। तो इंटर वेराइटल, इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक इनके नाम में इनका मीनिंग है। तो ये दो जेनेरा के बीच में होता है, और यानी दो वंश के बीच में। ठीक है, तो दो वैरायटी के पौधों के बीच में इंटर वेराइटल, दो प्रजाति के बीच में जिनका वंश एक ही हो। इंटर स्पेसिफिक कहते हैं दो वंश के बीच में अगर होता है तो उसे जो है बिटवीन डिफरेंस जेनेरा या इंटर जेनेरिक कहते हैं। अब ये कल्टीवेशन की जो विधियां हैं और ये फसलों की जो पैदावार है ये किस पर डिपेंड करती है? वेदर पर, सॉइल की क्वालिटी पर, और वाटर की अवेलेबिलिटी पर। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पर सूखा हो या बाढ़ आती हो वहाँ पर ये जो है अनप्रिडिक्टेबल होती है। और वेराइटीज जो है ये डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में हो तो यूजफुल होती है। और ये जो वेराइटीज हैं इनकी जो मिट्टी के अंदर जो खारापन होता है उसको टॉलरेट करने की हाई कैपेसिटी होती है। और जो वेराइटीज हों या जो हम फसलें ले रहे हैं या जो बीज लेते हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाली जो सैलिनिटी है उसको टॉलरेट करने की हो, और इसी कंडीशन में ये ग्रो कर सके। तो क्लाइमेटिक कंडीशन इसमें मैटर करती है, वेदर, सॉइल की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और इस तरह से वैरायटी में इम्प्रूवमेंट डन हो सकेगा। और हाई यील्डिंग जो है इससे क्या होता है कि पर एकड़ यानी 1 एकड़ जमीन में जो फसल है उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। और इसमें जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी में ऐसी क्वालिटी जो क्रॉप प्रोडक्ट्स है वो एक फसल से दूसरी फसल में जो है डिफरेंट होते हैं। और गेहूं में जो है बेकिंग क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, और दालों में प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, और ऑयल सीड में ऑयल की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनमें प्रिजर्विंग क्वालिटी होनी चाहिए। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बायोटिक यानी डिजीज, इंसेक्ट और निमेटोड्स, और एबायोटिक जो है सूखा, सैलिनिटी यानी जो खारापन होता है, और वाटर लॉगिंग, हीट, कोल्ड एंड फ्रॉस्ट। ये बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए, यानी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तो हम क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है उसमें चेंज कर भी हम क्रॉप वेराइटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। और वाइडर एडेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग भी हम जो है जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अलग अलग एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट होता है फसलों के लिए,
और वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही जो वहाँ पर फसलें लगाई जाती हैं, तो इस बेस पर ही क्रॉप वैरायटी इम्प्रूव होती है। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं कि जो घास होती हैं वो लंबी और सघन होती हैं, इनकी ब्रांचेस होती हैं, और जो सीरियल्स वाले पौधे होते हैं वो बोने होते हैं, और लेस न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने वाली क्रॉप्स होती हैं। और इससे क्या होता है कि जो एग्रोनॉमिक यानी एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित जो लक्षण होते हैं और वो बढ़ते हैं फसलों में, और हायर प्रोडक्टिविटी यानी अच्छा उत्पादन होता है एक लार्ज स्केल पर। नाउ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। नाउ अब हमारी कंट्री में जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज है, इसमें 70% लोग जो हैं खेती करते हैं। फार्मिंग रेंज जो है ये स्मॉल रेंज से जो है वो लार्ज फॉर्म्स में होती है। तो जो डिफरेंट फार्मर्स है वो अलग अलग जो लैंड उनके पास है, जो अवेलेबिलिटी है लैंड की, उसी पर खेती करते हैं। और तो कुछ फार्मर्स के पास ज़्यादा खेती है तो कुछ के पास कम है, और कुछ छोटे काश्तकार होते हैं, कुछ बड़े काश्तकार होते हैं, और इसमें मनी, पैसा और टेक्नोलॉजी यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हैं, उनका नॉलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये हमारी जो किसान है, फार्मर, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा फसलों का जो मैनेजमेंट है, और जो भी उनने इनपुट दिया है और वो कितनी उसको जो क्रॉप है उसका कितना प्रोटेक्शन करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और उससे आउटपुट कितना निकलता है, इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। नाउ न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? हम सभी जानते हैं कि हमें फूड की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, और ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि ये हमें सप्लाइड किए जाते हैं प्लांट्स से, और ये एयर में होते हैं, वाटर में होते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एयर, वाटर और मिट्टी से ये जो न्यूट्रिएंट्स जो कि इन तीनों में यानी ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, एयर, वाटर और सॉइल, और इनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट जो है पौधों को सप्लाई किए जाते हैं, और टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए आवश्यक होते हैं। एयर जो है इसमें से कार्बन और ऑक्सीजन का सप्लाई करती है। हाइड्रोजन जो है पानी से मिलता है, और मिट्टी में जो है बचे हुए 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधों के लिए, और ये 13 में से जो 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी में पौधों को इनकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और बचे हुए जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जिनकी आवश्यकता पौधों को कम क्वांटिटी में होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में होती है, उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होता है जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अभी मैनर क्या होती है? तो मैन्योर जो है ये इसमें लार्ज क्वांटिटी के ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि ये इनमें न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और मिट्टी में जो कि प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैनर खाद है, और ये आर्टिफिशियल, नेचुरल भी हो सकती है, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, और कुछ क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैन्योर को प्रिपेयर करते हैं ये, अगर हम इसको बायो कंपोस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे एनिमल के यानी एनिमल डंक और प्लांट के वेस्ट से प्रिपेयर करेंगे तो ये बायो कंपोस्ट कही जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होता है, ये जो बायो कंपोस्ट होती है जब भी हम किसी लैंडफिल पर या फिर हम किसी फील्ड पर, खेत पर डालते हैं, तो ये मिट्टी की फर्टिलिटी, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, उर्वरकता, उसे बढ़ा देती है, और इससे क्या होता है, हाई यील्डिंग या हाई वैरायटी की जो फसलें होती हैं लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होती हैं। और ये जो मैन्योर होती है इसके कई यूज़ होते हैं, और बहुत सारे एडवांटेजेस है। ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, पॉल्यूशन से भी बचाती है, और ये बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाई जाती है, और इसमें जो वेस्ट होता है इसे रिसाइकल भी किया जा सकता है। इसकी 2 मेथड होती है, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैनर।
तो एक हरी खाद होती है और एक जो है वर्मी कंपोस्ट जो केचुए के द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, केचुआ जो है वो मिट्टी खाता है और वो अपने मुंह से ही मिट्टी को तोड़ता है, मिट्टी को खाता है और खाने के बाद उसके छोटे छोटे जो कण हैं या मिट्टी को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और उसी को रिलीज कर देता है। और इससे क्या होता है कि मिट्टी दानेदार हो जाती है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो केचुए वाली खाद जो है इनका प्रयोग किया जाता है और इससे भी क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है। केचुए ये एक प्रकार से हम देखें तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके साथ साथ जो है वर्मी कंपोस्ट यानी अर्थ वॉर्म से खाद का प्रिपरेशन किया जाता है। ग्रीन जो है, ग्रीन मैनर, इसमें जो क्रॉप के सीड्स हैं, प्लांट्स हैं और सन हैम्प पे ये ग्वार, ये कुछ घास वगैरह हैं, इनको मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। और ये क्या करती है, ग्रीन मैन्योर जो रहती हैं, ये जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं ये हरी खाद में टर्न हो जाते हैं और ये मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं। फर्टिलाइजर्स ये केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है समय समय पर, इसका बहुत ही सावधानी से छिड़काव किया जाता है पेड़ पौधों में। और ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम में फर्टिलाइजर्स होते हैं और ये जो है इनसे वेजिटेटिव ग्रोथ, पत्तियों की, ब्रांचेस की, फ्लावर की ग्रोथ अच्छी होती है। पर इनके जो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, जैसे कि ये अगर फर्टिलाइजर्स बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाएं तो ये सॉइल पॉल्यूशन भी करते हैं और अगर इन्हें वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाए तो ये वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं। तो ज़्यादातर जो कोशिश हो, जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए खेती में। इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं जैविक खाद को, जैविक खाद का जिसमें प्रयोग किया जाता है। और इसमें फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, एनिमल लाइफ स्टॉक का जो काउ डंग या यूरिन होता है, बायो एजेंट का उपयोग करते हैं। इसमें बायो मतलब जो लिविंग हो, जैव हो। और जैसे कि एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका उपयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में। नीम की पत्तियाँ, टर्मेरिक और हल्दी जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, हल्दी और नीम की पत्तियों का। इस तरह से ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। नाउ इरिगेशन, सिंचाई। तो फसलों की जो सिंचाई है उसके लिए भी कई मॉडर्न मेथड्स हैं। स्प्रिंकल मेथड है और फाउंटेन के थ्रू पानी को जो है खेतों में दिया जाता है। और जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर एक टपक वाला सिस्टम होता है, पाइप में छोटे छोटे होल्स लगे होते हैं 1-1 इंच के डिस्टेंस पर, और बूंद बूंद करके पानी को वहाँ पर, पेड़ पौधों को वहाँ पर पानी मिलता है। अब पानी की जो सिंचाई होती है वो होती है वेल्स, कुएं के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू और रिवर लिफ्ट सिस्टम के थ्रू और टैंक्स के थ्रू। और ये जो वाटर है, फ्रेश वाटर अगर हम बात करें, ये हार्वेस्टिंग के लिए, इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो पानी का यूज़ कर सकते हैं हम इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वो रेन वाटर है। इसमें हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू भी जो पानी इकट्ठा करते हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। स्मॉल छोटे छोटे डैम बनाकर भी पानी जिसमें रुका हुआ था उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फसलों की सिंचाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न्स, तो हमारी कंट्री में क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो करते हैं और रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, ये 2 पैटर्न से इन्हीं को फॉलो किया जाता है 6-6 महीने में। और इंटरक्रॉपिंग ऐसी मेथड है जिसमें 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक साथ सेम फील्ड पर एक डेफिनेट पैटर्न में लगाते हैं। और कुछ रोज में एक क्रॉप को लगाते हैं और दूसरी रो में अलग टाइप की क्रॉप्स को लगाते हैं। सोयाबीन और मक्के को एक साथ में लगाते हैं, बाजरे को और लोबिया को एक साथ लगा सकते हैं। और ये क्रॉप पैटर्न्स बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है और इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, पानी को रोक के रखने की क्षमता अच्छी होती है। और ये क्रॉप रोटेशन क्या होता है, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। तो अलग अलग क्रॉप्स को डिफरेंट पैटर्न
या डिफरेंट सीजन को फॉलो करके उगाना एक ही फील्ड पर, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, तो खेती में जो लास्ट स्टेज है खेती बाड़ी की, कृषि की, वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, अनाज की जो कटाई होती है, जो स्टॉक होता है, उसमें से अनाज को सेपरेट किया जाता है और फिर उसे स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वेयर हाउस होते हैं, उनमें रखा जाता है। और इसकी कई कंडीशन होती है, इसमें जो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर जो है उस अनाज को, ग्रेन्स को हार्म करते हैं और इसीलिए फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। और इनअप्रोप्रिएट अगर मॉइस्चर उन्हें मिले तो फंगस लग जाती है ग्रेन्स में, और टेम्परेचर अगर प्रॉपर ना मिले, प्रॉपर हीट ना मिले, तो जो है जम्स वगैरह, यार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वायरस, पैथोजेंस भी इस पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ये हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रेन्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और पेस्ट भी पड़ जाते हैं। पेस्ट मतलब पीड़क, तो आपने गेहूं के, चावल के कीड़े देखे होंगे, उन्हें पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट को किल करने के लिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है। और पेस्टिसाइड्स एक टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। जो पेस्ट को किल करने वाले जो केमिकल्स हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इंसेक्ट को किल करने वाले फर्टिलाइजर्स को इंसेक्टिसाइड्स, वीड्स को किल करने वाले जो फर्टिलाइजर्स उन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं। हर्ब्स को जो किल करेगा उसे हर्बिसाइड्स कहेंगे, और रोडेंट्स को किल करने वाले फर्टिलाइजर्स को रोडेंटिसाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो फसलों को बचाया जाता है। वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप के साथ साथ ग्रो करते हैं, और इससे ये क्रॉप को मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और इससे क्या होता है, क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो घास होती है, एक जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये ग्रो करने लग जाते हैं, जैसे कि गोखरू है, गाजर घास है। ये बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं क्रॉप्स की ग्रोथ पर। तो इनसे प्रिवेंट करने के लिए वीडीसाइड्स, हर्बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। और पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए, यानी पैथोजन से बचाने के लिए, फंगस वगैरह, वायरस से बचाने के लिए जो है इसमें भी केमिकल्स वगैरह का उपयोग किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है? एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक. इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज ब्रीडिंग, फीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल. एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग. तो ये क्वेश्चन को यहाँ तक करना है आपको। ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल्स के, जो पशु हैं जीवों के लिए, और इसमें उनको फीडिंग करवाना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, और उनमें जो बीमारियां पाई जाती हैं उनसे उन्हें छुटकारा दिलाना, बीमारियों पे कंट्रोल करना। और एनिमल बेस्ड फार्मिंग में